आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा नेशनल इनकम में। देखो, हमने फिजिकल पॉलिसी पे लेक्चर लाया, मॉनेटरी पॉलिसी पे लेक्चर लाया और आपकी डिमांड्स थी कि नेशनल इनकम पे एक लेक्चर होना चाहिए, तो आज हम नेशनल इनकम पे लेक्चर लाएं। देखो, नेशनल इनकम क्या होता है? पूरे नेशन की इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। जितने भी गुड्स या सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाहर से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, उन सबको ऐड करना है। उनकी वैल्यू कितनी है, पैसों में, मनी में कितनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम इतना इजी समझना नहीं है। इससे पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ होनी चाहिए, जैसे फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या, इनकम क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। ये सब चीजें नेशनल इनकम के अंडर आती हैं। ये सब चीजें पहले हम समझेंगे, फिर अगर ये चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी ना, तो नेशनल इनकम सिंपली क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, बट ये चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी, फिर आपको ये समझ आएगा कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस, ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो लेक्चर रहेगा ना, ये पूरा कंसेप्चुअल बेस है। एक एक चीज को ध्यान से समझना, डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करके समझना, और एक बार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो क्वेश्चन डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। देखो, अगर कोई गुड कोई प्रोड्यूस है, गुड मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, अब जो गुड्स हैं, हम यहां पर दो तरह के गुड्स की बात करेंगे। एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, एक होते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है मतलब वो वाला गुड जिसको अभी वापस आप यूज करोगे, उससे कुछ और बन सकता है। और फाइनल गुड्स वो होते हैं जो अब रेडी है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने टी की प्लांटेशन की। ठीक है, टी, चाय की प्लांटेशन की। ठीक है, अब टी प्लांटेशन से क्या निकला? टी प्लांटेशन, जब हम चाय लगाते हैं आसाम में, जैसे चाय होती है, तो उससे बनता है टी लीव्स। ठीक है, चाय के पत्ते। अब ये जो चाय के पत्ते हैं, क्या आप इन चाय के पत्तों को डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, डायरेक्टली चाय के पत्ते खाते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये टी लीव एक तरह का इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड मतलब ये जो टी लीव्स हैं, ये आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको अभी कुछ आप और करोगे, फिर आप इसको कंज्यूम करोगे। ठीक है, ये अभी इंटरमीडिएट गुड है। अब इस टी लीव्स को जब आप यूज करके एक टी बनाते हो, चाय बनाते हो, ड्रिंकिंग टी बनाते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका फाइनल गुड बन जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज जो है, कोई भी ऐसा गुड जिसको अभी वापस प्रोडक्शन में यूज होना है, उससे वापस कोई नई चीज बनेगी, फिर आप उसको कंज्यूम करोगे, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। और फाइनल गुड वो गुड होता है जो अब रेडी है, आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। मतलब इसके फाइनल गुड एक बार तैयार हो गया ना, उसके बाद आप उसको उससे वापस कुछ नहीं बनाओगे, दैट इज नोन एज फाइनल गुड। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने एक कार के कुछ पार्ट्स बनाए। ठीक है, कार के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे टायर है, जैसे अलॉय है, कुछ अलग अलग कार के पार्ट्स हैं, वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बट वो जुड़ के जब एक कार बन जाती है, वो कार आपकी क्या कहलाती है? एक फाइनल गुड। ठीक है, ये ऐसे आप समझ सकते हो। देखो, फाइनल गुड क्या होता है? मेंट फॉर फाइनल यूज, ये फाइनल यूज के लिए होता है, एंड विल नॉट पास थ्रू मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब और इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, ये फाइनल है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, ध्यान से। एक होता है कंजम्पशन गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड। कंजम्पशन नाम से ही पता चल रहा है, ये अब फाइनल गुड तैयार है, आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, ऐसे होते हैं कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने चाय की एग्जांपल ली, चाय अब तैयार है, तो आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, आपने इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, अब कुछ ऐसे गुड होते हैं जो खुद तो वापिस कुछ नहीं बनते, क्योंकि ये फाइनल गुड है, तो इससे वापस कोई और गुड नहीं बनेगा, बट ये हेल्प करते हैं दूसरे गुड्स को बनाने की। ध्यान से समझना, जैसे सपोज करो हमने क्या बनाया, एक स्क्रू ड्राइवर बनाया। स्क्रू ड्राइवर, यू नो ना, वो जो स्क्रूज को ठीक करने के लिए होता है, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, अगर आपने एक स्क्रू ड्राइवर बनाया या कोई भी टूल बनाया, अब आप क्या करोगे? उस टूल से, क्या स्क्रू ड्राइवर से कुछ और बनेगा? नहीं बनेगा, बट आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से और बहुत ज्यादा चीजें बनाते हो। स्क्रू ड्राइवर को आप इंडस्ट्री में यूज करते हो, उसकी हेल्प से और ज्यादा चीजें बनाते हो। तो ऐसा कोई गुड जो खुद तो उसके बाद कुछ नहीं बनेगा उसका, बट उसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें बनाते हो, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड। देखो, कैपिटल मैंने आपको पहले भी समझाई है, कैपिटल वो चीज होती है, वो पैसा भी बोल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज। कैपिटल वो होता है कि जिसको हम इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में हमें उससे फायदा हो। तो कैपिटल गुड भी वही गुड है जो आपने एक बार बना दिया, आप उसकी हेल्प से और चीजें बनाते रहोगे। बट कंजम्पशन गुड वो होते हैं, वो जो बन गए, आपने उनको डायरेक्टली कंज्यूम करना है। ठीक है, अब जैसे कार एक बनी है, तो कार को आपने डायरेक्टली यूज करना है, तो कार इज अ काइंड ऑफ कंजम्पशन गुड। अब कार से कुछ और नहीं बनेगा, तो कार की हेल्प से भी कुछ और नहीं बनेगा ना, तो कार एक तरह का कंजम्पशन गुड है। बट कैपिटल गुड्स है कोई भी टॉयज, जैसे सपोज करो आप एक जेसीबी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
जेसीबी आपके लिए एक तरह का कैपिटल गुड है, क्योंकि जेसीबी की हेल्प से आप और ज्यादा, ये एक तरह का टूल है, आप उसकी हेल्प से और ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड आपको समझ आया। देखो मैंने आपको फाइनल गुड इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जो नेशनल इनकम हो, जिसको हम एनएनपी कहते हैं, या जीडीपी हो, जीडीपी में जो हम वैल्यू लेते हैं ना, वैल्यू मैं अभी बताऊंगा, वैल्यू लेते हैं वो किसकी लेते हैं, फाइनल गुड्स की लेते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी हम वैल्यूज लेते हैं गुड्स और सर्विसेज की, वो कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, मतलब जो आप रेडी हैं आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बता दिया, ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज। अगर हमें कोई और चीज बनानी है तो हम इसको यूज करें। जैसे सपोज करो आपने रेशमी कीड़े की हेल्प से आपने सिल्क बनाया, ठीक है, अब आप सिल्क, एक सिल्क आपका क्या है, ये फाइनल गुड नहीं है। अभी आपने सिल्क से आपने एक शर्ट बना दी, सिल्क की शर्ट बनाई, तो जो सिल्क की शर्ट है दिस इज योर फाइनल गुड। ये सिल्क आपके लिए क्या था, ये एक इंटरमीडिएट गुड का काम करेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आई। अब देखो डेप्रीसिएशन एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो कोई भी आपके पास गुड है, जैसे सपोज करो आपने एक कार ले ली, कार एक तरह का आपका फाइनल गुड है। ठीक है, या आपने जेसीबी बनाया, वो भी आपके लिए एक फाइनल गुड है। अब क्या ये इन, अब बोलते हैं ना हम कार ने, हमने कार ली, तो क्या कार की वैल्यू सेम रहती है 1 साल 2 साल के बाद? नहीं, बोलते हैं शोरूम के से निकलने के बाद ही चीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जो गुड है उसकी टाइम टू टाइम वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यही जो डिक्रीज होती है वैल्यू किसी भी चीज की, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई लैंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसमें जो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टियर, मतलब खराब हो सकता है कोई चीज, उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब भी कोई वर्ड ग्रॉस यूज हुआ है ना, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है कि इसमें से अभी आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की है, बट अगर आप इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो वो आपका बन जाता है नेट। ठीक है, जैसे हम अभी देखेंगे, एक होगा जीडीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट इसमें से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि जीडीपी में जो चीजें आ रही है उनमें से कुछ चीजों की वैल्यू तो कम होगी ना टाइम के साथ, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। ठीक है, एनडीपी बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ये जीडीपी क्या होती है ये मैं समझाऊंगा, आपने सिर्फ यही समझना है डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि टाइम के साथ हर एक चीज की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है, वो जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो उस चीज में से उसकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, मतलब ग्रॉस से माइनस कर देना डेप्रिसिएशन को, नेट बन जाता है। ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ ना, ये वैल्यू पता क्या है, देखो आपने कोई भी गुड प्रोड्यूस किया, जैसे आप जेसीबी प्रोड्यूस, अब आपने कैलकुलेट करना है कि आपके इंडिया में कितने जेसीबी प्रोड्यूस होते हैं। आप कोई जेसीबी थोड़ी गिनते हो, आप क्या करते हो, उनकी वैल्यू देखते हो मनी में कितनी है, कि वो कितने पैसों का है। तो इसीलिए टर्म हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू यूज करते हैं। वैल्यू होता है किसी भी चीज के आपने मनी में देखना है उसकी कितना अमाउंट है, तो दैट इज नोन एज वैल्यू। तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। फाइनल गुड क्या होते हैं, जो जिसको हम वापस यूज नहीं करते प्रोडक्शन में। इंटरमीडिएट होते हैं जो वापस यूज होते हैं और जिनसे फाइनल गुड बनते हैं। और डेप्रिसिएशन होता है किसी भी चीज की वैल्यू का डिक्रीज होना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर आपने इकोनॉमी को समझना है ना, किसी भी देश की इकोनॉमी को समझना है, तो आपको इस सिंपल इकोनॉमी से ही आपको समझ आएगा। देखो बेसिकली ये जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ना, यही अगर आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आ गया ना, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के जो आपके 3 मेथड्स होते हैं ना, इनकम मेथड, कंजम्पशन या प्रोडक्शन मेथड, वो आपको इधर से ही समझ आ जाएंगे। तो आपने इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, ये सिंपल इकोनॉमी है। सिंपल इकोनॉमी कहने का मतलब ऐसी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है। हम, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें, बट हम सिंपल इकोनॉमी ले रहे हैं। सिंपल इकोनॉमी में 2 चीजें ले रहे हैं, एक कोई कंपनी ही ले रहे हैं और एक कोई घर ले रहे हैं। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब कुछ घर हैं और एक कंपनी है। ठीक है, अब देखो ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है, इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर चाहिए ना, अब लेबर कहां से आएगी, ये हाउस होल्ड इसको क्या देंगे, लेबर देंगे। तो ये हाउस होल्ड इसको क्या दे रहे हैं, फैक्ट्री सर्विसेज। फैक्ट्री सर्विसेज मतलब ये हाउस होल्ड जो है, ये लोग, घर जो हैं, इनके जो लोग हैं, ये क्या करें, फैक्ट्री में काम करें, तो वो क्या दे रहे हैं, फैक्ट्री सर्विसेज। एरो ध्यान से देखो, यहां से इस तरफ है, मतलब हाउस होल्ड वाले फॉर्म में क्या दे रहे हैं, फैक्ट्री सर्विसेज। ठीक है, अब देखो अगर कोई बंदा, कोई हाउस होल्ड वाला फॉर्म में काम कर रहा है कंपनी में, तो क्या फ्री में काम करेगा, नहीं, कंपनी को उसे क्या देनी पड़ेगी, पेमेंट। तो कंपनी इसको क्या देगी, फैक्ट्री पेमेंट। तो ये देखो क्या आ गया, फैक्ट्री पेमेंट। एरो ध्यान से समझना, एरो ये बता रहा है कि कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, और यहाँ से फर्म प्रोवाइड करी है पेमेंट हाउस होल्ड को। ठीक है, अब लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म में, फर्म ने पेमेंट कर दी। अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने बेसिकली कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब ये गुड्स जो है, कोई भी सामान प्रोड्यूस किया या कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जैसे कोई रेस्टोरेंट है वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको देंगे, इन्हीं घरों को तो देंगे, लोगों को ही तो देने के लिए बनाया गया। तो फर्म क्या प्रोवाइड करेगी, गुड एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड।
अब क्या फर्म अपना सामान फ्री में बेचेगी? नहीं, वो लोगों से क्या लेगी? पैसे। तो लोग क्या करेंगे? स्पेंडिंग करेंगे। तो लोग क्या करेंगे? फर्म को पैसा देंगे। यही इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, ठीक है। लेकिन अभी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सब्सिडी देती है, कुछ टैक्स लगाती है, इसलिए हमने इसको बोला है सिंपल इकोनॉमी। मतलब आपको इकोनॉमी का कंसेप्ट समझाने के लिए इस सिंपल इकोनॉमी का कंसेप्ट लिया कि एक कंपनी, एक हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड वाले कंपनी को क्या करते हैं? फैक्ट्री सर्विसेज देते हैं, उनके बदले में उनको पेमेंट्स मिलती हैं। फर्म क्या करती है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो लोगों को देती है, और लोग उसके बदले में क्या करते हैं? स्पेंडिंग, मतलब लोग पैसा देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको डायग्राम इसलिए बताई क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको जीडीपी के तीनों मेथड ऑफ कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको जीडीपी बता देता हूं क्या होता है, फिर मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा। देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, पहले ये मैंने ऑलरेडी भी कवर करा था। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो वर्ड ग्रॉस यूज है तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन इसमें है। अभी अभी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? देखो जितने भी इंडिया की टेरिटरी में जितनी भी इंडिया की, अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं, ठीक है, इंडिया की मैप की अगर हम बात करें, चाहे हम अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करें, मतलब जितनी भी इंडिया की टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी हमने देखनी है मनी वैल्यू क्या है एक साल के अंदर। उनकी क्या देखनी है? मनी वैल्यू कितनी है? मनी वैल्यू कितनी है एक साल में, उसी को हम बोलते हैं इंडिया की जीडीपी, ठीक है। ये नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम क्या होती है वो बाद में बताऊंगा, पहले सबसे पहले जीडीपी समझो। जीडीपी ये होती है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर, जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कुछ भी बन रहा है यार, कंप्यूटर बन रहे हैं, खाने वाली चीजें बन रही हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं रेस्टोरेंट में, ये सब चीजों की जो मनी में वैल्यू है, क्योंकि आप चीजें गिन थोड़ी सकते हैं। अब आटा अलग केजी में चलता है, कोई चीज मीटर में काउंट होती है, कोई लीटर में जाती है, कि इसीलिए हमने क्या किया, इन सब की मनी वैल्यू लेने की, पैसे में उनकी कितनी वैल्यू, कोई चीज 50 की, कोई चीज 100 की है, तो इन सबको कैलकुलेट करके जितनी मनी वैल्यू बनती है, दैट इज नोन एज जीडीपी और कंट्री, ठीक है, वो होती है जीडीपी। तो क्या होता है? जीडीपी इज द टोटल, मतलब टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए मैंने आपको फाइनल गुड बताया था, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेशनल इनकम में सबसे पहले आपको समझना है कि इस जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमें तो सपोज करो आप, अगर आपने अपने गांव में ही जो चीजें प्रोडक्शन हो रही है उनके कैलकुलेट करना हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो अभी फील्ड में जाके हम एक एक से पूछ नहीं सकते, तूने इतना आटा भेजा, तुमने ये करा, तुमने ऐसे करा, तो उन सब की वैल्यू को गिनते बैठेंगे तो वो काम नहीं चलता। इसलिए कुछ मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के, वही मेथड आज हमने समझने और हम इधर से समझेंगे, ठीक है। अब देखो जीडीपी कैलकुलेशन करने के तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों मेथड्स को समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। देखो सबसे पहला तरीका है कि एक तो तरीका ये है कि हम ये देखें कि ये जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ये जो फर्म बेसिकली जो भी प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स सर्विसेज कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। हम देखते हैं कि कंपनी कितना खर्चा कर रही है उन गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है, कंपनी कितना खर्चा कर रही है उस गुड्स को बनाने के लिए। एक तो ऐसे देख सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है कि हम ये देखेंगे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सब की वैल्यू को ऐड करें। जैसे अगर आटा बन रहा है, आटे की वैल्यू को ऐड करें, फिर आटे के बाद सपोज करो ब्रेड बन रही है, ब्रेड की वैल्यू को ऐड करें, इन सब की वैल्यूज को ऐड करें, ठीक है। एक तो ये मेथड हो जाएगा। एक हम देखेंगे कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं इस चीज को खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीन मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड को सिंपली एक तरीके से समझा जाएगा। एक तो तरीका आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, बस उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको समझना है कि इनकम मेथड कैसे बनेगा। देखो एक हमारी चीज होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक कंपनी है, हम देखेंगे कि कंपनी ने एक चीज को प्रोड्यूस किया, उसमें उसकी कितनी कॉस्ट आई, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो जब भी कोई कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास कितने चीज आपको चाहिए होती है? मेन आपको चार चीजें चाहिए होती हैं, चार चीजें आपको चाहिए होती हैं किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। किसी भी कंपनी से कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए आपको चार चीजें चाहिए। वो चार चीजें कौन सी? एक, सबसे पहले आपको चाहिए लेबर, ठीक है, आप ये चीज मानते हो ना, आपको लेबर तो चाहिए काम करने के लिए। सेकंड आपको चाहिए पैसा, या पैसा किसी भी तरह का कैपिटल हो सकता है, कैपिटल में पैसा भी आता है, और भी कोई किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम कैपिटल। तो आपको कुछ पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी चाहिए, मानते हो। और एक चलाने वाला बंदा भी तो चाहिए जिसकी सोच होगी, एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं, जो उस कंपनी को स्टार्ट करेगा, एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, लैंड भी तो चाहिए, कोई नेचुरल रिसोर्स भी तो हमें चाहिए, जैसे वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है। तो एक मान लेते हैं लैंड आ गया, ठीक है, लैंड आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, ये सारे क्या आ गए, मतलब नेचुरल कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए। तो चार चीजें आपको चाहिए, एक लेबर तो चाहिए, एक पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो इस काम को स्टार्ट करेगा। अब लेबर को ज्वाइन करके उनको एक कंपनी स्टार्ट करने वाला एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मेन काम होता है कंपनी स्टार्ट करना और प्रॉफिट कमाना। अब एक लैंड चाहिए। देखो अब हम अगर हमने पता करना है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, बेसिकली जीडीपी यही तो बताता है कितनी प्रोडक्शन हो रही है किसी देश में। अगर हमें वो पता करना है तो हम क्या करते हैं, ये चार लोग जितना पैसा ले रहे हैं, अगर हम इन्हीं को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है देश में। देखो अब लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं ना, जो भी उस कंपनी में काम करेगा उसको वेजेस मिलेंगे, उन सब की वेजेस को ऐड करो, ठीक है। प्लस जो पैसा कैपिटल लगाया है किसी बंदे ने, वो कैपिटल पे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा उसने इंटरेस्ट तो लेना ही है क्योंकि उसने कैपिटल लगाई हुई है, तो उसको हर साल इंटरेस्ट चाहिए। इस वेजेस में अगर हम इंटरेस्ट को ऐड करें, प्लस जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा जिसने वो कंपनी स्टार्ट किया, उसको अपना प्रॉफिट चाहिए क्योंकि उसने इसी काम के लिए तो स्टार्ट करा। एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट। प्लस लैंड, अगर आपने किसी की लैंड ली है तो आपने उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। यही तो चार चीजें आपको चाहिए ना कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और यही चार चीजों को आपने क्या क्या पैसा देना है। जैसे लेबर को वेज मिलेगी, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, और लैंड के लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा। इतना आपका, अगर आप इन चीजों चारों चीजों को ऐड कर दोगे, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट को, तो आप देखोगे इतना खर्चा हुआ किसी भी चीज को बनाने का। यही खर्चा हो रहा है ना चीजों को बनाने का। और अगर ये प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब बेचने वाला भी इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट को ऐड कर दें, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना खर्चा हो रहा है उन सबको ऐड कर दें, तो वो बेसिकली हमें क्या बताएगा, कितनी हमारी कंट्री की जीडीपी है। ये एक कंपनी का मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी फर्म्स हैं इंडिया में, अगर सब कंपनीज या फर्म्स के अगर हम वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट में जितना पैसा जा रहा है, मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना पैसा जा रहा है, उन सबको ऐड कर लेंगे तो उतनी ही तो जीडीपी हुई हमारी। वही तो पैसा हुआ जो यूज हो रहा है हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। अगर आपको भूल जाए तो आप विप्रो से याद रख सकते हो। विप्रो वर्ड आपने सुना हुआ है, कंपनी का नाम है। तो विप्रो से WIPRO नहीं लेना है, तो W फॉर वेजेस, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट, R फॉर रेंट, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं इनकम मेथड। ये कौन सा मेथड होता है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो आपको प्रोडक्शन के लिए जो चीजों की जरूरत है, जैसे लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, उन सबका अगर आप पैसा को ऐड कर दो, जिनको जितना पैसा मिलता है उसको अगर ऐड कर दो, सभी कंपनीज का ऐड कर दो। ये एक कंपनी का लिया है, तो अगर आप सभी का ऐड कर दो, सबका सबमिशन कर दो, तो वो आपकी कंट्री की जीडीपी बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये इनकम मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट मेथड है कंजम्पशन मेथड। उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्शन मेथड समझाना चाहता हूं, ठीक है, फिर आपको कंजम्पशन मेथड पे आऊंगा, आपको इजीली समझ आएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि जो आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है। आप उनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, जितनी भी आपकी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उन सबकी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, तो आपसे क्या क्या निकल जाएगा, आपका टोटल जीडीपी। अब आप वो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। देखो सपोज करो हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। आप पूरी देश की तो मैं आपको बता नहीं सकता, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, एक फार्मर है, मान लेते हैं एक फार्मर है। फार्मर क्या करता है, वो वीट प्रोड्यूस करता है, वो गेहूं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है, इससे आपको समझ आ जाएगा। फार्मर क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, गेहूं प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं वो कितने का वीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक साल में वीट प्रोड्यूस कर रहा है 200 रुपए का। देखो हमें वीट केजी में नहीं लेना है, मैंने आपको बोला है जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हमने उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू लेनी है। तो मैं मान लेता हूं उसने जो वीट प्रोड्यूस किया वो कितने रुपए का किया, 200 रुपए का, ठीक है। अब देखो ये जो वीट है ये अपने आप में इंटरमीडिएट गुड भी है और फाइनल गुड भी। अगर आप डायरेक्टली वीट से फुल्का बना के खा रहे हो तो ये फाइनल गुड है। बट सपोज करो ये फार्मर क्या करता है, ये 100 रुपए का वीट किसको दे देता है, एक बेकरी वाले को दे देता है। किसको दे देता है, एक बेकरी वाले को दे देता है। और बेकरी वाला क्या करता है, इसे बना देता है ब्रेड। क्या बना देता है, ब्रेड। अब ये जो 100 रुपए का वीट, ये 200 का टोटल वीट था ना, उसमें से 100 रुपए का वीट जो इसने बेकरी को दे दिया, ये जो 100 रुपया है ये फाइनल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड का पैसा है। इंटरमीडिएट गुड इसलिए है क्योंकि ये जो 100 रुपए का वीट इसने इसको दिया है, इससे क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा, ठीक है। अब ये ब्रेड सपोज करो बेचता है, ये 400 का बेचता है। कितने का बेच देता है, 400 का, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इस पूरी ट्रांजेक्शन की आप टोटल वैल्यू बताओ, ठीक है, टोटल वैल्यू ही बता रहे ना, मैं आपको बोलूं यही टोटल जीडीपी है,
हमारे एक साल में देश में सिर्फ यही काम हुआ कि एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया 200 रुपए का, और उस 200 रुपए का 100 रुपया, उस 100 रुपए का तो उसने रखा, 100 रुपए का क्या किया, 100 रुपए का उसने बेकर को दे दिया और बेकर ने ब्रेड बनाई और 400 की बेच दी। अगर आपको मैं बोलूं कि इस साल की जीडीपी कितनी हुई, आप क्या करोगे? इस 200, देखो ये है ना, क्या क्या तरीका है, ऐड कर दो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 200 और ब्रेड की कितनी 400, तो कितनी हो जाएगी 600 रुपया। आप बोलोगे इस साल की जीडीपी कितनी है 600 रुपया, तो ये गलत हो जाएगा। इस साल की जीडीपी 600 नहीं है। देखो गलत करवाने का मकसद इसलिए कि आप पेपर में गलत नहीं करो। देखो ध्यान से सुनो, 200 रुपया वीट का है, ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो 100 रुपया इसने ब्रेड बनाने में यूज किया, ये 100 रुपया तो इंटरमीडिएट गुड था ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला आप इंटरमीडिएट गुड नहीं ले सकते। हमने जो जीडीपी में पैसा लेना होता है वो सिर्फ किसका लेना होता है? फाइनल गुड का लेना होता है। किसका लेना होता है? फाइनल गुड का। तो ये वाला 200 तो हम लेंगे, बट ये वाला 400 नहीं लेंगे। इस 400 में से हम पहले ही 100 को माइनस करेंगे। इंटरमीडिएट गुड को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड हम वापिस, देखो ये 100 रुपया ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है वीट में, अब यहां पर भी इंक्लूड करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 400 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 300, और 300 में 200 अब ऐड करेंगे तो 500 हमारी क्या हो जाएगी? जीडीपी इस ट्रांजैक्शन की। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इसलिए जीडीपी प्रोडक्शन मेथड के थ्रू सिंपली कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, जितनी भी आपकी सेल्स हुई चीजों की, जैसे वीट है, ब्रेड बना, आगे भी और हजारों चीजें बनती हैं, लाखों चीजें बनती हैं, उन सब की सेल्स की वैल्यू को ऐड करें, माइनस कर देना है जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन सब की कॉस्ट को माइनस कर देना, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? जीडीपी बन। देखो ये सिंपल वे है इस चीज को समझाने का, इससे सिंपल नहीं हो सकता। एक फार्मर और एक मैंने बेकर की एग्जांपल ली। फार्मर क्या करता है? वीट प्रोड्यूस करता है 200 रुपए का, ठीक है। हम बोलते हैं कि पूरे साल में एक ही एक्टिविटी हुई है इकोनॉमी में, ठीक है, एक ही एक्टिविटी हुई है कि फार्मर ने 200 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया, उसमें से उसने 100 रुपए का वीट जो है वो बेकर को दे दिया और बेकर ने क्या बना दिया? ब्रेड। बेकर ने 400 रुपए का ब्रेड बेचा, ठीक है। अब हमने देखना है जीडीपी कितनी हुई। तो जीडीपी अगर आप समझो तो 200 वीट का था और 400 ब्रेड का, तो 600 बन जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, हमें हमेशा टोटल सेल में से इंटरमीडिएट गुड्स जितना भी होगा उसकी कॉस्ट को माइनस कर देना है, तो हमारी जीडीपी बन जाएगी, ठीक है। दिस इज द सेकंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। पहला कैलकुलेशन का यही था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने जितने लोग फैक्ट्री में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन सबका पैसा ऐड कर दो तो जीडीपी निकल जाएगा सभी कंपनीज के लिए। प्लस जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है टोटल सेल लो, उसमें से इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट को माइनस कर दो, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तीसरा तरीका है सबसे बेस्ट तरीका, कंजम्पशन मेथड, ठीक है। कंजम्पशन मेथड में अगर आप इस डायग्राम से समझाओ ना, इस डायग्राम से कंजम्पशन मेथड का एक ही तरीका है कि ये जो हाउस होल्ड, ये जो घर वाले हैं, ये कितना खर्चा कर रहे हैं, ये कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। जितना ये खर्चा कर रहे होंगे उतनी ही तो जीडीपी होगी, ठीक है। जितने ये हाउस होल्ड सारे मिलके जितना खर्चा कर रहे होंगे उतनी ही ये क्या होगी? जीडीपी होगी, ठीक है। अब ये तो एक घर का था तो सिंपल था, आपको समझ आ गया। बट अगर हमें पूरी कंट्री का लेना हो तो आप कैसे? अब आप हर एक घर पे जाके थोड़ी पूछोगे तुमने इतने का सामान लिया, तुमने इतनी कारें हैं तुम्हारी, ऐसे तो वो वैसे नहीं चलता। उसके लिए एक मेथड है दैट इज नोन एज कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना। हम यहां पर देखते हैं कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो जो सामान प्रोड्यूस कर रही है, उस फर्म के सामान प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कितना खर्चा हो रहा है, कोई फर्म द्वारा सामान प्रोड्यूस करके मार्केट में पहुंचा है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, उस सबको हम अगर कैलकुलेट कर लें तो जीडीपी कैलकुलेट होती है। और मोस्टली इसी मेथड का यूज किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करें? देखो सबसे पहले सी यहां पर स्टैंड फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। सी का किसके लिए है? यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो अब कंपनी ने, जैसे इसी एग्जांपल से ले लेते हैं, ये वीट बनाया या ब्रेड बनी, ठीक है, जो भी बना यहाँ पर, ये क्या है? इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इतना इसने एक्सपेंडिचर करा है, जैसे इसने पहले वीट खरीदा फिर ब्रेड बनाया, ये सारा इसका क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो खर्चा हुआ है जो इसने चीजों को प्रोड्यूस करने में किया है, इतना पैसा हमें इसको देना पड़ेगा, ठीक है। जब अगर हमें ये चीज कंज्यूम करनी है तो हमें इतना पैसा इसको देना पड़ेगा, तो ये होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सपोज करो कि ये जो वीट या बेकरी वाले ने ब्रेड बनाई है, तो क्या इसको बनाने के लिए इसने मशीनरी यूज नहीं की होगी? मशीनरी भी तो यूज की होगी। इसका मतलब इसका कुछ इन्वेस्टमेंट में भी तो खर्चा आया होगा।
तो आप इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे को इग्नोर थोड़ी कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, जैसे वीट लेने में क्या खर्चा हुआ, ठीक है, ये आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। प्लस इसने वो जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो बेकर ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जैसे मशीनें लगाई हुई हैं, तो वो उसका भी तो खर्चा है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करना। प्लस कई बार क्या होता है, किसी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट भी जैसे सब्सिडी दे दी, किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए खर्चा कर रही है, तो दैट इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो किसमें, उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, जी। तो एक हमने देख लिया कंजप्शन में जो खर्चा हुआ, प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी कैपिटल लगाया उसमें खर्चा, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर लास्ट हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर, मतलब एक्सपोर्ट क्या होता है, जो चीजें आप कंट्री से बाहर बेचते हो, कंट्री से बाहर बेचते हो, इंपोर्ट होता है जो बाहर से चीजें इंडिया में आती हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ले लोगे, उसके थ्रू भी आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तीसरा मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन का। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने तीन मेनली मेथड पढ़े हैं जीडीपी कैलकुलेशन के। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड। इनकम मेथड को करने का सिंपल तरीका, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं, दैट इज हमारी कौन सी चार चीज होती है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लैंड। अगर उन चारों का जो पैसा है उस पैसे को आप ऐड कर दो तो जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। एक्सपेंडिचर मेथड में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे वो कंजम्पशन में हो रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में को माइनस करने का रीजन जो है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस बताऊंगा, मैं आपको वहां पर ये चीज भी समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ इस मेथड को समझो, ठीक है, इससे हम कवर कर लेंगे। प्रोडक्शन मेथड में क्या है कि हमने देखना है कि कितनी सेल्स हुई है, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उन सबकी वैल्यू ले लेनी है, ठीक है, सेल्स में, उसमें से हमने अगर इंटरमीडिएट गुड्स जो भी था उसकी वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने वीट में से किसी चीज को माइनस नहीं किया, क्योंकि इधर इंटरमीडिएट गुड कोई है ही नहीं। इंटरमीडिएट गुड ने, वीट के लिए आपने बीज लगाए तो वीट बन गया, तो इधर कोई इंटरमीडिएट गुड तो था नहीं, तो आप वीट ले सकते हो, ठीक है, इसका डायरेक्ट प्राइस आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब कुछ और चीजें हम देखते हैं। अब देखो, अब हम बेसिकली चल रहे हैं जीडीपी, और जीडीपी के थ्रू अब हमें जीडीपी समझ आ गया और जीडीपी को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड समझ आ गए, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको यहां पर समझनी है कि ये जो जीडीपी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, अब ये जो जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट, और इसको कैलकुलेट कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंदर जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है उसको जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम करता है, बट जीडीपी कैलकुलेट होती है फैक्टर कॉस्ट में। इसलिए आपको पता होना चाहिए दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों चीजों में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है, और पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है वो सारी कॉस्ट जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने में लगी फैक्ट्री में। अगर फैक्ट्री में कोई चीज बन के तैयार हुई है, सपोज करो फैक्ट्री में एक बल्ब बना, अगर वो बल्ब 15 रुपए का बन रहा है, फैक्ट्री के अंदर की बात हो रही है, अभी फैक्ट्री से वो मार्केट तक नहीं पहुंचा है, तो ये इसकी आ गई फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज करो मार्केट में पहुंचते पहुंचते उस बल्ब की प्राइस जो है वो 20 रुपए का हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका मार्केट में पहुंच के क्या प्राइस है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। अब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में पहुंचने तक प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों चेंज होता है वो समझते हैं। देखो सपोज करो फैक्ट्री में एक चीज प्रोड्यूस होती है, मान लेते हैं फैक्ट्री में एक चीज प्रोड्यूस होती है 15 रुपए की। अब क्या है कि सपोज करो ये बल्ब है, ये पुराने वाला बल्ब है, कौन सा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता है, जो मतलब हम बोलते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो पुराने बल्ब होते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री में बना 15 रुपए का। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे बल्ब अब मार्केट में आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आजकल कौन से बल्ब हो, एलईडी बल्ब हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये वाला बल्ब मार्केट में आए। तो ये फैक्ट्री में 15 रुपए बना था, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे 5 रुपए टैक्स लगा देगी। क्या कर देगी, 5 रुपए टैक्स लगा देगी। 5 रुपए टैक्स लगा देगी। अब ये मार्केट में पहुंचेगा कितने रुपए का, 20 रुपए का, ठीक है। तो ये बल्ब क्या हो गया, महंगा हो गया, मार्केट में पहुंचते पहुंचते महंगा हो गया, फैक्ट्री में 15 रुपए का था, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब सपोज करो एक फैक्ट्री है वो एलईडी बल्ब बनाती है, क्या बनाती है, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब कितने का बनाती है, सपोज करो वो बनाती है 40 रुपीज का एलईडी बल्ब बनाती है। अब 40 रुपीज का एलईडी बल्ब है तो कोई खरीदेगा नहीं, महंगा है, बट गवर्नमेंट को ये लाना है मार्केट, गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक घर में एलईडी बल्ब पहुंचे, क्योंकि एलईडी बल्ब एनर्जी कम कंज्यूम करता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी। क्या करेगी, सब्सिडी देगी इस कंपनी को सपोज करो गवर्नमेंट हर एक बल्ब पे 10 रुपए की सब्सिडी देती है, इसका मतलब बल्ब 10 रुपए सस्ता होगा और मार्केट में कितने रुपए का पहुंचेगा, 30 रुपए का पहुंचेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, ठीक है। ये इसका फैक्ट्री कॉस्ट थी,
और ये गवर्नमेंट ने क्या दिया, सब्सिडी दी, और उसकी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये आपको समझ आया होगा कि फैक्ट्री से मार्केट में पहुंचते पहुंचते चीज का प्राइस कई बार बढ़ भी जाता है जब उस पर टैक्स लगता है, और कम भी हो जाता है जब उस पर सब्सिडी देती है। तो यही होता है फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिलेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, जीडीपी जो मार्केट प्राइस में होगी वो कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आपके पास जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में है, ध्यान से देखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में है, तो अगर कोई टैक्स लग रहा है तो टैक्स की वैल्यू ऐड होती है। देखो यहाँ पर टैक्स लग रहा था ना, 15 रुपए में फैक्टर कॉस्ट थी और 5 रुपए टैक्स लगा, तो मैंने ऐड किया था फैक्टर कॉस्ट में। तो देखो यहाँ पर टैक्सेस क्या हो रहे हैं, ऐड होते हैं फैक्टर कॉस्ट में। और अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो मैं सब्सिडी को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया। तो जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो फैक्टर कॉस्ट में होती है, नेशनल इनकम भी फैक्टर कॉस्ट में होती है, ये आप याद रखना चीजें। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन के लिए वहां पर मार्केट प्राइस दिया होता है। देखो मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें आप इसके रिलेटेड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू लाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि जो हमने पढ़ा है उसको हमने एग्जाम पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब जीडीपी ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, बट अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू जो है गुड्स की वो डिक्रीज होती है विद टाइम। तो अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनडीपी बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं समझाता हूं आपको कि जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क होता है। वैसे मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है, बट आज भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या होता है, जीडीपी और जीएनपी में फर्क समझना है। जीडीपी मैंने आपको बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी वैल्यू लेनी है। अब सपोज करो एक फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है वो हमारी जीडीपी में आएगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन जो हो रही है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो रही है, और जीडीपी टेरिटरी की ही बात करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि फॉरेन वाली कंपनी इंडिया में अगर पैसा प्रोडक्शन करिए तो वो इंडिया से पैसा कमा के कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। तो क्या वो इंडिया की इनकम में आएगा, वो इंडिया की इनकम में नहीं आए। इसलिए जीडीपी जो है वो इंडिया की इनकम नहीं बताती है। इसलिए हमने एक नया कंसेप्ट लाया, ध्यान से सुनना। उस कंसेप्ट का नाम लाया जीएनपी। इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ये वो नहीं है जो सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में प्रोड्यूस होगी, ये इसमें क्या आ जाता है, जीडीपी तो आती है, कितनी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होती है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से जो इनकम हमारी आ रही है। अब ध्यान से समझो, देखो अब ये जो फॉरेन की कंपनी इंडिया में पैसा कमा रही है, वो पैसा कहां पर जाएगा, फॉरेन में चला जाएगा, तो वो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, जीडीपी में से माइनस कर देंगे। बट सपोज करो इंडिया को कोई नागरिक है, वो बाहर ईरान में काम कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, तो वो पैसा इंडिया में भेजेगा ना, अब्रॉड से वो पैसा इंडिया में भेजेगा। वो तो इंडिया की इनकम हुई ना, वो इंडिया के लोग ही कमा रहे हैं। तो जीएनपी में वो पैसा आता है जो इंडिया के नेशनलिस्ट कमा रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो कमा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के कमाए, चाहे वो इंडिया से बाहर रह के कमाए। बट जीडीपी में वो पैसा आता है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रहा है, चाहे वो इंडियंस कमा रहे हैं चाहे बाहर वाले कमा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने ये चीज समझनी है कि जीएनपी में वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू आती है जो पैसा इंडिया के नेशनलिस्ट कमा रहे हैं, मतलब चाहे वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है चाहे बाहर से कमा रहे बेच रहे हैं, बट वही पैसा हम जीएनपी में लेते हैं जो पैसा इंडियन के नेशनल कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जीएनपी में से, ये जीएनपी में भी अभी ग्रॉस वर्ड यूज है, मतलब इसमें अभी डेप्रिसिएशन है, तो इस डेप्रिसिएशन को अगर हम जीएनपी में से माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और अब हम नेशनल इनकम में पहुंचे, क्योंकि यही जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है जो फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट होती है, कहां पर, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस आया तो उस पर मार्क नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट में सारी कैलकुलेशन होती है। तो जो एनएनपी होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक था। तो नेशनल इनकम आपने क्या समझा, नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो इंडिया के नेशनल्स कमाते हैं, जो लोग कमाते हैं, चाहे वो इंडिया में रहकर कमाए चाहे बाहर रहकर कमाए, इंडिया में भेज रहे हैं। बट वो कैलकुलेट किस में होती है, फैक्टर कॉस्ट में होती है। और उसमें से वो कैसे कैलकुलेट होती है, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया है, मतलब जो चीजों की वैल्यूज जो है एक साल में डिक्रीज हुई है उसको हमने पहले ही माइनस किया है, वही हमारी नेशनल इनकम है। ठीक है,
तो आपके जैसे आपके घर की इनकम क्या होगी, आपके घर की जितने भी गुड्स सर्विसेज हैं या आप जितना भी पैसा बाहर से कमाते हो उन सब की अगर मैं वैल्यू लें, मनी वैल्यू ले लूं और अगर सपोज करो आपकी कोई कार है उसकी अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो जो पैसा बनेगा वो आपकी होम की इनकम है, आपकी फैमिली इनकम है। इसी तरह नेशनल इनकम क्या होता है, जितना भी पैसा पूरे नेशन के लोग कमा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के कमा रहे हैं चाहे बाहर रह के कमा रहे हैं, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें जो वैल्यू डिक्रीज होती है, बट हमने कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो वो जो बनेगा दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। आई होप आपको नेशनल इनकम का कंसेप्ट समझ आया होगा। टॉपिक बहुत लेंदी था, लेंदी इन द सेंस इसमें समझने वाला बहुत चीजें हैं, देखने में तो 2-3 पेज का ही है बट समझने वाला है। तो हमने क्या क्या समझा, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको यूज करके हम फाइनल गुड्स वापस बनाते हैं, फाइनल गुड को वापस प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। डेप्रिसिएशन होता है किसी भी चीज की वैल्यू डिक्रीज होना। फिर हमने एक फर्म और एक हाउस होल्ड लेके समझा किस तरह से लोग फर्म में काम करते हैं, उनको पेमेंट मिलती है और फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और लोग उसमें स्पेंडिंग करते हैं। यहां से हमें समझ आए 3 मेथड हो सकते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में। जीडीपी मैंने आपको समझाया कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मनी वैल्यू ले लेनी है हमने 1 साल के लिए। तो जीडीपी में सबसे पहले इनकम मेथड बनाया, इनकम मेथड में हमने वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट 4 चीजें ले ली, ठीक है। तो इसका विप्रो से आप याद रख सकते हो, ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जितना पैसा है। फिर कंजप्शन मेथड में हमने देखा कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, चाहे कंजप्शन में हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। प्रोडक्शन मेथड में हमने देखा कि हमने पूरी सेल्स कितनी हुई, जितने भी प्रोडक्शन की सेल्स हुई उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट माइनस कर दी। फिर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी आपको समझाने के बाद लास्ट मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उससे आपको क्या होगा, एक तो पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, प्लस डेली क्विज भी होता है हमारा, द हिंदू न्यूज़पेपर भी हम शेयर करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, इकोनॉमिक्स के और भी लेक्चर पड़े हुए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, डिफरेंट सीरीज के रिलेटेड लेक्चर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेके एसएसबी के हो गए, वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सेंटर रिलेटेड एग्जाम, तो सारा मटेरियल है, आप चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।